हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारत की नदियों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके पहली क्लास में हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र और उसके पहले हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र और उसके पहली क्लास में हमने बताया था पूरा हिमालय की नदियों के बारे में सामान्य परिचय दिया था। तो आज हमारी ये चौथी क्लास होगी। हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आज हमारी चौथी क्लास होगी, जो कि उत्तर भारत की नदियों के बारे में जो हमें अध्ययन करना था। आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी और चौथी क्लास होगी। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि उत्तर भारत की नदियों का आज अंतिम क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भारत का नक्शा बना हुआ है और ये ब्लू कलर से जो ये दिख रही है, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को 3 अलग अलग कलर से बनाया गया है। तिब्बत के पठार में ब्लू कलर से दिखा रहा है। इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो रेड कलर से दिख रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जब भारत में प्रवाहित होती है तो उसको अलग कलर से दिख रहा है। जब भारत से बाहर जाती है तो वो किसी और कलर में हो जाती है। ये कलर में दर्शाने का मतलब ये है, हमारा दर्शाने का मतलब ये था कि आप लोगों को ये लगे कि उसके पीछे क्या कारण है कि अलग अलग कलर से बनाए गए हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपोक नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। इसके बाद जब भारत में प्रवाहित होती है तो उसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब वो भारत से बाहर जाती है यानी कि बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जानने लगते हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया, ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जानते हैं। क्लियर है? चीन के तिब्बत के पठार में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है तो उसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश से आगे असम राज्य, मणिपुर राज्य में प्रवेश करती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो ये ब्लैक कलर से बना हुआ, ब्लैक कलर के नीचे जो वाइट कलर से बना हुआ, ये है हमारा बांग्लादेश। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है। जो ये रेड कलर की नदी, इसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी गंगा नदी है। और जो ये रेड कलर की नदी, इसे हम बराक नदी या फिर इसी को बोलते हैं मेघना। ठीक है? इसी को बराक बोलते हैं, इसी को मेघना बोलते हैं। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा। क्लियर है? और जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, प्रवेश करती, तो उसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। क्लियर? पद्मा नदी और जमुना नदी जब आपस में मिल जाती हैं, पद्मा नदी और जमुना नदी जब आपस में मिलती हैं तो इन दोनों की संयुक्त धारा को हम क्या नाम देते हैं? पद्मा। मैं इसको रफ कर दूं नीचे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। बस ये भारत के नक्शे में दर्शाने के लिए मैंने पूरा भारत का नक्शा बनाया था। ठीक है? वरना इसकी हमको नीचे वाले की इनकी ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो इसको रफ कर दिया मैंने। अब देखो, ये तो हुई पद्मा नदी, पद्मा, और दूसरी हो गई जमुना।
एक है पद्मा, दूसरी है जमुना। पद्मा के नाम से किसको जानते हैं? पद्मा के नाम से हम गंगा नदी को जानते हैं, गंगा नदी। और जमुना के नाम से हम किसको जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, और जबकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों नदियाँ आगे बढ़ के आपस में मिल जाती हैं तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को हम पद्मा कहते हैं। पद्मा, इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, जब यही नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो इनकी जब ये दोनों नदियाँ आपस आगे बढ़ती हैं तो पद्मा नदी से आकर के, मैंने गलत बोल दिया, उसको रिपीट कर रहा हूँ। पद्मा नदी या जमुना नदी की संयुक्त धारा को हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। जब ये पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो पद्मा नदी के बाएं तरफ आके एक नदी मिलती है जिसे हम बराक नदी के नाम से जानते हैं। बराक, या फिर इसी को बोलते हैं मेघना। बराक या मेघना। मेघना नदी मणिपुर से निकल करके पद्मा नदी में आकर के बाएं तरफ मिल जाती है। जैसे ये बना हुआ है, यही है मेघना नदी हमारे एरिया। ये मेघना नदी है और ये प्रवाहित होते हुए पद्मा नदी के बाएं सिरे पर या बाएं तट पर आके मिल जाती है। जब ये बाएं तट पर आके मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। और यही मेघना नदी, यही मेघना की ही धारा जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्लियर है? क्लियर होगा जहाँ तक मैं मानता हूँ। अब मैं जैसे आपको बोलता जाऊँगा वैसे आप नोट्स बनाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ मैं बेसिक बता रहा था। क्लियर है? भूटान से दो नदी आकर के निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र में आकर के भूटान से दो नदी मिलती हैं, संकोश और दूसरा मानस। मानस नदी आकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और संकोश अभी आकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। क्लियर है? यहाँ पर देखो एक ये डॉट बना हुआ है, इस जगह को बोलते हैं, और ये एक डॉट बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सदिया और इसको बोलते हैं धुबरी। सदिया और धुबरी। क्लियर है? अब मैं जैसे बोलता जाऊँगा वैसे आप लिखते जाओगे। यहाँ पर ये थोड़ा ठीक नहीं बना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर दूँ ज़रा। ये ऐसा, ठीक है? अब आगे मैं जैसे बोलता जाऊँगा वैसे आप लिखते जाओगे। हेडिंग में लिख लो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, आगे लिखोगे ब्रह्मपुत्र नदी तीन देशों, हाँ ये तो बताने भूल गया था अभी मैं। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, यह 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। मैंने क्या बताया? ब्रह्मपुत्र नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, यह 3 देशों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम के पश्चात पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम के पश्चात हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। लिख लिए? आगे लिखो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी
नामचा बरवा ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप, मैंने गलत बना दिया, चोटी को ट्रायंगल से बनाते हैं, ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे दिहांग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल में प्रवेश करती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है तो वहाँ पर गहरी और सकरी घाटी का निर्माण करती है जिसे दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। गहरी और सकरी घाटी का निर्माण करती है जिसे दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। कहाँ पर करती है? ये इसको अच्छे से बना देता हूँ। यह है दिहांग गार्ज। गहरी और सकरी घाटी का निर्माण करती है, मतलब कैसे करती है? हिमालय पर्वत के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, इसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ती है। तो हिमालय पर्वत को काट करके गहरी और सकरी घाटी या खाइया का निर्माण कर देती। उसी खाई को ही हम दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। दिहांग गार्ज के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये दिहांग नदी पर ही करता है, दिहांग नदी ही करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिहांग गार्ज। क्लियर है? ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के या दिहांग नदी से आकर के दो नदियां मिलती हैं जिसे हम दिबांग और लोहित के नाम से जानते हैं। ये एक नदी है, इसको रफ कर दे रहा हूँ। एक नदी है, इसे हम बोलते हैं दिबांग, और दूसरी नदी ये है, इसे हम लोहित के नाम से जानते हैं। क्लियर है? मैंने क्या बताया अभी? ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो उसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही बाएं तट पर आकर के दो नदियां दिहांग नदी से मिल जाती हैं। दो नदी कौन सी हैं? दिबांग और दूसरा लोहित। क्लियर है? इसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी असम राज्य में प्रवेश करती है और असम राज्य के समतल घाटी में बहते हुए मेघालय बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम राज्य के समतल घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? मैंने क्या बताया? ये वाली इस जगह का नाम जब असम में पहुंचती है तो उसका नाम क्या बताया था? सदिया। और सबसे पूर्व में पश्चिम में क्या बताया? धुबरी। तो आगे लिखोगे असम के सदिया से लेकर के धुबरी तक, असम के सदिया से लेकर के धुबरी तक असम के सदिया से लेकर के धुबरी तक पूर्व से पश्चिम की ओर
प्रवाहित होती है। असम से लेकर धुबरी तक पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये देखो यहाँ से अब बांग्लादेश में प्रवेश है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं। जब जमुना नदी और पद्मा नदी आपस में मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जानते हैं। जब पद्मा नदी और जमुना नदी आपस में मिलती हैं तो इन दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा नदी जब आगे प्रवाहित होती है, बांग्लादेश में जब बांग्लादेश के मैदानी भागों में प्रवाहित होती है, तब पद्मा नदी के बाएं तट पर आकर के बराक नदी अर्थात मेघना नदी पद्मा नदी से मिल जाती है और इन दोनों की संयुक्त धारा को हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। इन दोनों की संयुक्त धारा को हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? मेघना नदी की धारा ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है या बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। हमने जब हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा रहे थे तो हम ये भी बताए थे, एक सिक्किम राज्य से होकर के यहाँ से एक नदी निकलती है और बहते हुए जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो आगे लिखोगे सिक्किम राज्य के जेमू ग्लेशियर से या सिक्किम राज्य के जेमू ग्लेशियर के निकट सिक्किम राज्य के जेमू ग्लेशियर के निकट नितामू झील से तीस्ता नदी निकलकर, कौन सी नदी? तीस्ता नदी निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। क्लियर है? अब आगे लिखोगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ लिखो दिबांग, लोहित और भी छोटी छोटी नदी है, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, संकोश, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? मानस के बारे में लिखो, हेडिंग में लिखो मानस भूटान के उत्तर से यानी उत्तरी भूटान से निकल करके, मानस नदी उत्तरी भूटान से निकल करके दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। देख पा रहे हैं मानस नदी जैसे है। ठीक है, अब मैं केवल उसको देख करके, इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया था कि कौन सी नदी कहाँ पर है। क्लियर है? अब थोड़ा सा लिख लो संकोश के बारे में, संकोश नदी के बारे में लिख लो। उत्तरी भूटान से निकल करके संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकल करके दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए, उत्तरी भूटान से निकल दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल असम राज्य की सीमा में प्रवाहित होते हुए, पश्चिम बंगाल और असम राज्य की सीमा में प्रवाहित होते हुए
बांग्लादेश और असम राज्य की सीमा पर असम राज्य की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। क्या मैंने बोला? मैंने क्या बताया है, यहाँ देखो, यहाँ से संकोच नदी निकलती है, इधर है, इधर प्रवाहित होती हुई, इसके इधर साइड है पश्चिम बंगाल, ये पूरा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यहाँ तक सीमा लगी है पश्चिम बंगाल की, और इसके इधर साइड है, क्या है, उसको इधर साइड हमारा असम राज्य है। क्लियर? तब देखो, असम राज्य और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होते हुए बंगाल की सीमा और असम राज्य की सीमा पर, बंगाल की सीमा और असम राज्य की सीमा पर बांग्लादेश से यहाँ पर आकर के मिल जाती है, यहाँ पर आके मिल जाती है। तो मैंने क्या बताया, संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकल करके दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल और असम राज्य की सीमा में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश की सीमा और असम राज्य की सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। आगे एक और लिख लो सुबनसिरी के बारे में। सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी जिसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यह नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में प्रवाहित होती है। यहाँ से बना लो एक नदी, यहाँ से कौन सी नाम बताया, सुबनसिरी। तिब्बत के पठार से प्रवाहित होती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। क्यों? यह तिब्बत के पठार से निकलती है। पूर्ववर्ती नदी होने का मतलब हमने बताया था क्या है, ऐसी नदियाँ या वे नदियाँ जो हिमालय के उत्थान के पहले प्रवाहित होती थीं, उन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो मैंने क्या था, सुबनसिरी पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए तिब्बत, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद असम राज्य में प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। क्लियर है? अब बोलो सर ये ऊपर क्यों? अरे तो भैया ऊपर ना करो इसको, नहीं बोलोगे सर यहाँ पहले क्यों नहीं मिली, इसको यहाँ पर कर लो। क्लियर है? अब तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अभी हमने पढ़ लिया भारत की नदियों के अंतर्गत हमने पढ़ लिया उत्तर भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों को पढ़ने के लिए हमने बताया था, उत्तर भारत की नदियों को हम हिमालय की नदियाँ भी बोलते हैं। और हिमालय की नदियों को पढ़ने के लिए हमने बताया था 3 नदी तंत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला गंगा नदी तंत्र, दूसरा हमने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा बताया था सिंधु नदी तंत्र। हम तीनों नदी तंत्र के बारे में एक एक करके हमने अध्ययन किया है। अब हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें उन सब का हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और आप लोग कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।